शुरुआत यूपी में बड़े बुलडोजर एक्शन की खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के संभल में एक अवैध मजार को लेकर काफी वक्त से हंगामा था। आज बुलडोजर पहुंचा, यूपी पुलिस पहुंची, कब्जा गैंग की इस साजिश को जमींदोज किया गया। संभल में 2 दिनों के अंदर ये दूसरा बड़ा बुलडोजर एक्शन था। लड़ने को कोई भी चांस नहीं दिया गया। हमारा एक तरफा आदेश हुआ, एक तरफा आदेश नहीं, उन्होंने हमारी उस पर कार्रवाई कर दी। यूपी में ये योगी का फरमान है, साफ शब्दों में सीधा ऐलान है। 1 इंच जमीन पर भी कब्जा होगा तो बुलडोजर प्रहार होगा। कब्जा करेगा, अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा। वीकेंड पर भी योगी का बुलडोजर फुल एक्शन में नजर आया। तस्वीरें संभल की हैं, जहां सबसे पहले योगी फोर्स ने मोर्चा संभाला, अवैध मस्जिद की सहूलियतों के तार काट दिए, मस्जिद के सामानों को अदब के साथ बाहर किया और फिर पीले पंजे का प्रहार शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते संभल के अवैध मुस्तफा कादरी मस्जिद का पुर्जा मलबा बन गया। पर इस समय पूरी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और जो पीला पंजा है वो इस मुस्तफा कादरी मस्जिद पर गरज रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरी तरीके से कड़ी पुलिस व्यवस्था की गई है, उस पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। फिलहाल जो है यहाँ पर बुलडोजर में लगातार जो बुलडोजर का पीला पंजा है वो लगातार गरज रहा है और इसको ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया है। संभल के जिस मुस्तफा कादरी मस्जिद को महाबली ने ध्वस्त किया वो नखासा थाना के कसेरुआ गांव में बनी थी। मस्जिद अवैध थी, गैर कानूनी तरीके से बनी थी, कब्रिस्तान के हक की जमीन पर खड़ी थी। यहां तक कि मस्जिद कमेटी के पास दस्तावेज तक नहीं थे। मस्जिद कमेटी की तरफ से मालिकाना हक के साक्ष्य न पेश कर पाने के चलते तहसीलदार कोर्ट ने बेदखली का आदेश जारी किया। इसी के बाद 4 बुलडोजर अपने काम में जुट गए। डंपर, ट्रैक्टर और 20 सफाई कर्मियों को ध्वस्तीकरण के काम में लगाया गया। मस्जिद की 55 फीट ऊंची मीनार को गिराने के लिए एक हाइड्रा मशीन भी लाई गई। मस्जिद पर बुलडोजर गश्त देख स्थानीय मुस्लिम रो पड़े। लड़ने को कोई भी चांस नहीं दिया गया। हमारा एक तरफा आदेश हुआ, एक तरफा आदेश नहीं, उन्होंने हमारी उस पर कार्रवाई कर दी। मस्जिद के लिए मतलब आदेश कर दिया उन्होंने, हमें एक बिल्कुल भी नहीं सुना गया, एक पॉइंट भी नहीं सुना गया। कल ही डेट लगी थी और कल में ये फैसला आ गया। लेकिन हमेशा की तरह भाईजान ये सब मानने को तैयार नहीं थे। मगर योगी राज में ना तो इनका विरोध काम आया और ना ही इनके आंसू। और अब तो इन्होंने भी इसे अल्लाह की मर्जी मान लिया है। आपके यहाँ बोलना पड़ा होगा। सुनवाई कल हुई थी तो कल तुरंत क्या कर दिया, खारिज। संभल में अवैध कब्जा गैंग का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद, मजार, मदरसों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुन्नौर तहसील के बाघऊ गांव में बनी अवैध मजार भी बुलडोजर के टारगेट पर आई और प्राचीन खेरेश्वर शिव मंदिर की जमीन पर कब्जा कर बनी इस अवैध पीर चमन शाह की मजार को बुलडोजर ने 15 मिनट में हटाकर जमीन से कब्जा छुड़वा लिया। प्राचीन खेरेश्वर शिव मंदिर के पुजारी का कहना है कि पहले सरकारी जमीन पर कब्जा कर छोटी सी मजार बनाई गई थी, जिसे बाद में लगातार अवैध निर्माण कर काफी बड़ा कर दिया गया। यही नहीं, कब्जा गैंग ने सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि सनातनी प्रतीक वट वृक्ष को भी नहीं छोड़ा। शिव मंदिर की जमीन पर मौजूद वट वृक्ष को भी हरी चादरों से ढक दिया गया था। दावा कोई बनाए मजार नहीं है, कुछ नहीं था। ऐसा मतलब धंधा बनाओ, इन्हें नहीं मानी भाई, जबरिया कब्जा है, जो कुछ है सो हर बात से सब लोग चारों रंग कब्जा कर रहे हैं और करे हुए जमीन पर। सरकारी जमीन से अवैध मजार के कब्जे को हटाने के लिए 8 थानों की पुलिस के साथ संभल डीएम और एसपी ने खुद मौके पर मोर्चा संभाला। सारी जमीनों पे जो अवैध अतिक्रमण करके कब्जे किए गए उनको मुक्त कराने के लिए प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई है वो जारी है। करीबन 100 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है वो पुलिस और प्रशासन के सहयोग से मुक्त कराई जा चुकी है। ये भी एक इसी तरीके की भूमि थी जो नदी के कैचमेंट एरिया में था। इसके बाद में प्रशासन के द्वारा फोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया गया, उसको डिप्लॉय किया गया और उस जगह को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है।
चमन शाह की मजार उजड़ गई, सरकारी जमीन पर कब्जे का अंत हुआ, लेकिन बुलडोजर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। बुलडोजर अब किसी और अवैध मजार, मस्जिद और कब्रिस्तान की ओर कूच कर चुके हैं। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिर्फ संभल नहीं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और आगरा में बुलडोजर का शनि अवतार नजर आया, जहां बाराबंकी में सरकारी जमीन और तालाब पर अतिक्रमण कर बनाए गए 36 अवैध मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, तो आगरा में अनाधिकृत कॉलोनी में किए जा रहे अवैध प्लॉट और निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया गया। जबकि मध्य प्रदेश की धार में बुलडोजर का अलग इस्तेमाल दिखा। यहां नियमों को तोड़कर बाइक में लगाए गए मॉडिफाइड साइलेंसर पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया गया। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी, तो उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई। दरअसल यूपी में वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करने की मियाद कल खत्म हो गई, लेकिन इस डेडलाइन के साथ उत्तर प्रदेश में करीब 13,000 वक्फ संपत्तियों की उम्मीद भी धुंधली पड़ती जा रही, क्योंकि समय तो बीत गया लेकिन 13,000 संपत्तियां रजिस्टर नहीं हो पाई। वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि उनकी है, उनकी मान ली जाएगी, तो ये नहीं हो सकता है। 5 जून की रात 12 बजते ही वो समय आ गया जिसको लेकर यूपी के बड़े मौलानाओं के बीच घबराहट फैली हुई थी। वो टाइम जिसके ना आने की बार बार दुआ की जा रही थी, क्योंकि जैसे ही रात के 12 बजे वैसे ही वक्फ की अवैध संपत्तियों का काउंटडाउन शुरू हो गया। 5 जून रात 12 बजे यानी कि कल उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर कराने की डेडलाइन खत्म हो गई। और डेडलाइन खत्म होने के बाद जो डेटा आया उससे यूपी के वक्फ बोर्ड्स में खलबली मची है। रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद यूपी में 12,780 संपत्तियां ऐसी हैं जो कि रजिस्टर नहीं हो पाई, और अब इनकी वैधता पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। जैसे क्या है ना कि कुछ लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, या कुछ लोग जो है अपने बुजुर्गों के तनहा की हमारी जगह है और कैसे चली जाएगी और इसको हम रखे रहेंगे, हम बरसों से सालों से हमारे पास है, तो एक लापरवाही की वजह से ये सामना देखना पड़ रहा है। पहले यूपी में वक्फ रजिस्ट्रेशन की तारीख 6 महीने बढ़ाई गई थी, जिसके बाद वो कल खत्म हुई। अब जबकि डेडलाइन खत्म हो गई तो मुतव्वली इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, हमें और टाइम चाहिए होगा। कौशाम्बी की ज़मीनें हैं, पूरी तरीके से चढ़ी नहीं है। देश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां अगर किसी एक वक्फ बोर्ड के पास है तो वो है यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। यूपी में सुन्नी वक्फ के पास 1,26,000 संपत्तियां हैं, तो वहीं शिया सेंट्रल वक्फ में पंजीकृत 7,785 संपत्तियां हैं। इन दोनों में से रजिस्ट्रेशन के बाद 12,780 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन सही वक्त पर नहीं करा पाए। कल जबकि रजिस्टर करने की आखिरी डेट थी, तब बड़ी संख्या में लोग लगे थे। अभी ये मानिए 25 से 30% बची ही होंगी। क्या कारण है जो बची हुई है? इसमें बहुत सारे रीज़न है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को पता नहीं है। जैसे अब सिटी साइड है या थोड़ा रूरल साइड में लोगों को पता नहीं है। बड़ी संपत्ति तो ऐसी कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी संपत्ति हैं जो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रह गई हैं। लेकिन इतना वक्त मिलने के बाद भी संपत्तियां रजिस्टर नहीं हुई, तो अब तकनीकी कारणों का हवाला दिया जा रहा है। राहत मिल जाएगी, दर्ज हो जाएंगी। ये कहने को बात नहीं होगी कि हमें टाइम नहीं मिला, हमारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई और चली गई। तो एक चीज़ अच्छी होगी, सरकार भी इस पे सोचेगी, शायद टाइम बढ़ा दे फिर से, तो एक अच्छी पहल होगी। इससे पहले सभी 31,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया गया था, जिसमें मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान शामिल है। अब जबकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो मुतव्वली वक्फ ट्रिब्यूनल से समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और अगर अब ये मांग नहीं मानी गई तो इन संपत्तियों का यूपी में वैध रहना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ योगी फोर्स अवैध इमारतों पर बुलडोजर एक्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी जारी है। बीती रात उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन इलाकों में अपराधियों पर योगी फोर्स की बुलेट चली, और ये बुलेट साबिर, फैजान, इमरान के पैरों में घुसकर उन्हें लंगड़ा बना दी।
इनमें से कोई रेपिस्ट था, कोई हत्यारा था, तो कोई गौ तस्कर था। लेकिन कल एक साथ सबका इलाज किया गया। गोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। अपराध और अपराधियों के साथ जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे। यूपी के सीएम योगी ने बार बार समझाया कि अपराधी जिस भाषा में समझेगा उसे वैसे ही समझाया जाएगा। और उसी की वानगी है ये तस्वीरें। यूपी के अलग अलग इलाकों से आई है ये तस्वीरें। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गोरखपुर, रामपुर, ये सभी जगह योगी फोर्स की बुलेट सीधे अपराधियों के पैरों में जा लगी। बुलंदशहर में फैजान, मुजफ्फरनगर में इमरान और रामपुर में साबिर और उसके साथी योगी फोर्स के शिकार बने। सबसे पहले तस्वीरें देखिए मुजफ्फरनगर की। जो अपराधी पुलिस के कंधों का सहारा लेकर चल रहा है और जो पुलिस जीप में बैठा है, उनके नाम है वसीम और आसिफ। ये वो अपराधी हैं जो बुजुर्गों को निशाना बनाते थे, उनके एटीएम बदलकर ठगी करते थे। एनकाउंटर के वक्त जमीन पर पड़े एटीएम कार्ड इनके गुनाहों की गवाही दे रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 109 एटीएम कार्ड बरामद किए। दोनों पर 6 से ज्यादा केस दर्ज थे। मुजफ्फरनगर में एक और एनकाउंटर हुआ जब शातिर चोर इमरान ने योगी फोर्स को चुनौती दी और जवाबी कार्रवाई में इमरान के पैर में गोली लगी। इस पर चोरी के 11 केस दर्ज हैं, मगर अब योगी फोर्स ने वो हालत कर दी है कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा। देखकर उसने फायरिंग की, जान से मारने की नीयत से। पुलिस वालों ने आत्मरक्षा सूक्ष्म फायरिंग की, उसके एक पैर में गोली लगी है। उसको पुलिस हिरासत में लिया गया है। मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। मुजफ्फरनगर के अलावा बुलंदशहर में भी एनकाउंटर हुआ, जहां सिकंदराबाद के विपिन हत्याकांड के आरोपी फैजान कुरैशी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। फैजान तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसका साथी जैद सैफी भागने में कामयाब रहा। आत्मरक्षा कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है तथा अंधेरे का लाभ लेते हुए एक व्यक्ति जो है वो भागने में सफल रहा है। उसकी हत्या इन दोनों व्यक्तियों द्वारा ही की गई थी। पूछताछ में इसने ये बताया कि जो विपिन है उसकी जो ई रिक्शा थी उसको लूटने के इरादे से इनके द्वारा इसकी हत्या की गई थी और तथा हत्या करके शव को वहां फेंक दिया गया था। वहीं रामपुर में दलित दिव्यांग नाबालिग युवती से दुष्कर्म का आरोपी साबिर एक दिन बाद ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। साबिर को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया गया। पुलिस को उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। योगी के शहर गोरखपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोवंश से लदी पिकअप वैन पलट गई। इसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, मगर योगी फोर्स ने जवाबी कार्रवाई में गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसके बाकी साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, मगर उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। उन्हें पकड़ने हेतु पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। तस्करों द्वारा पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में वो तस्करों की पिकअप पलट गई, वे फरार हो गए। कानून की कार्रवाई में एक अभियुक्त पकड़ा गया, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बलिया में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश धीरज सिंह को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में बदमाश के पैर में गोली लग गई। धीरज पर 22 मार्च को एक शख्स की हत्या का आरोप है। पुलिस ने धीरज के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। एक इनामिया बदमाश धीरज सिंह से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जरिए मुखबिर सूचना मिलने पर डोकटी ढाला के पास पुलिस पार्टी द्वारा इसकी घेराबंदी की गई। खुद को पुलिस पार्टी से गिरता देखकर इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में इसके बाएं पैर में गोली लगी। इन तस्वीरों से साफ है कि शहर भले ही बदल गया, अपराध भले ही अलग हो गया, मगर योगी फोर्स की गोली से कोई भी बच नहीं पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो मॉडल उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री बनाने में लगा है, अब वही मॉडल शुभेंदु अधिकारी बंगाल में लागू करने की तैयारी में। बकायदा योगी फोर्स से टेस्ट किए जा रहे हैं।
बंगाल पुलिस के अफसर लखनऊ में आकर 112 जैसी इमरजेंसी सेवा की बारीकियां समझ रहे हैं। ये खबर क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल का मतलब है न दंगा, न क्राइम, न अवैध कब्जा। यानी जो भी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करता है उसका हिसाब तय है, चाहे वो अपराधी हो या कब्जा माफिया या फिर बहन बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला। तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो, सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। उत्तर प्रदेश का यही योगी मॉडल अब पश्चिम बंगाल में भी लागू होने वाला है। शुभेंदु फोर्स अब यूपी पुलिस से क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की टिप्स ले रही है। इसके लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का डेलीगेशन लखनऊ पहुंचा। उत्तर प्रदेश पुलिस की इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस यूपी 112 का अध्ययन किया। बंगाल पुलिस के अफसरों ने इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस को समझने की कोशिश की। बंगाल के अधिकारियों को कंट्रोल रूम के संचालन और रिस्पांस मैकेनिज्म की जानकारी दी गई। पश्चिम बंगाल के कुछ अधिकारी जो हैं वो 112 के ऑफिस पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर अधिकारियों से बातचीत की और यहां पर 112 जिस तरीके से काम करता है उसको लेकर यहां पर एक ट्रेनिंग सेक्शन जो है वो भी यहां पर किया गया और ये जानने की कोशिश की कि 112 जो है वो किस तरीके से महिलाओं के साथ साथ किस तरीके से क्राइम पे कंट्रोल करने को लेकर काम कर रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 112 का एवरेज रिस्पांस टाइम करीब 6 मिनट 30 सेकंड, जिसे देश में सबसे बेहतरीन माना जाता है। यही वजह है कि दूसरे राज्यों की पुलिस भी इस मॉडल में दिलचस्पी ले रही है। अब आपको बताते हैं 112 सिस्टम कैसे काम करता है। जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है तो 112 डायल करता है। कॉल के अलावा SMS, ईमेल, सोशल मीडिया के जरिए भी मदद दी जा सकती है, जिसके बाद उस व्यक्ति तक फौरन मदद पहुंचाई जाती है। ये 24/7 सर्विस है, जिसके साथ पुलिस के साथ साथ फायर और मेडिकल इमरजेंसी में भी हेल्प मिलती है। अब कोई रंग में भंग डालने का काम नहीं कर सकता, पर्व और त्योहार में व्यवधान नहीं डाल सकता। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। जिसकी बदौलत यूपी में अपराध पर लगाम कसी गई है और अब जबकि बंगाल में भी बीजेपी सरकार है तो सीएम शुभेंदु अधिकारी यहां भी अपराध पर कंट्रोल के लिए योगी फोर्स की मदद ले रहे हैं। इस बीच बंगाल में बमबाजों का अंडा, चप्पल और झाड़ू वाला इलाज हो रहा है। कुछ दिनों में लगातार टीएमसी के उन नेताओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है जिन पर बमबाजी, कटवनी के आरोप थे। पुलिस तो तुरंत उन पर शिकंजा कस रही है, लेकिन जनता का गुस्सा भी कम नहीं है। कहीं अंडे मारे जा रहे, कहीं झाड़ू चल रही है। बंगाल में टीएमसी के उन गुंडों के पाप का घड़ा ऐसा भरा कि जो दबंग होते थे अब बेड के नीचे छिप रहे हैं। जो खुद को रसूखदार कहते थे उन्हें जनता चोर चोर कह रही है। जो बमबाजी करते थे अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। हालत यह है कि लोगों का गुस्सा ऐसे फूटा कि किसी पर अंडे पड़ रहे हैं, किसी की फोटो को झाड़ू से पीटा जा रहा है तो किसी को चोर चोर कहकर बुलाया जा रहा है। और अब हालत यह है कि जो कभी लोगों से अवैध वसूली करते थे, दबंगई करते थे, वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे हैं। सबसे पहले आपको बंगाल के एक बमबाज का हाल दिखाते हैं। तस्वीरें साउथ 24 परगना की हैं और गिरफ्त में आया शख्स और कोई नहीं बल्कि शौकत मोल्ला है। वो शौकत जो कि टीएमसी का पूर्व विधायक रहा है और ममता दीदी का भरोसेमंद भी रहा है, उसे एनआईए ने कल गिरफ्तार कर लिया। कई दिनों से फरार चल रहा था। एजेंसी को शक था कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए बांग्लादेश भागने की कोशिश कर रहा था। दरअसल शौकत मोल्ला क्रूड बम विस्फोट मामले में मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी है। इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 3 घायल हुए थे।
एनआईए के मुताबिक शौकत मोल्ला ने चुनाव से पहले बम बनाने का निर्देश दिया था और घटनास्थल को छेड़छाड़ करने में भी उनकी भूमिका बताई जा रही है। अब जब शौकत गिरफ्तार हो चुका है तो उसके महल जैसे घर के सामने सन्नाटा पसरा है, लेकिन वो लोग जिनको शौकत परेशान करता था आज वो जश्न मना रहे हैं। शौकत के जैसे एक और बमबाज का इलाज हुआ है, इसका नाम है शमसुल इस्लाम। तस्वीरें नंदीग्राम की हैं, जहां टीएमसी नेता शमसुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। शमसुल की गिरफ्तारी के बाद लोगों का आक्रोश देखने को मिला। शमसुल पर लोगों ने अंडे फेंक कर हमला कर दिया, चोर चोर के नारे लगाए। जहां एक तरफ एक नेता पर अंडे फेंके गए तो एक पर झाड़ू से वार हुआ। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया की हैं, जहां टीएमसी विधायक अरुणव सेन का जमकर विरोध हुआ। महिलाओं ने विधायक के घर के सामने चोर चोर के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने अरुणव सेन पर जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और विधायक की तस्वीर को झाड़ू से पीटा और आग लगा दी। लोगों का आक्रोश यहीं तक सीमित नहीं रहा। न्यू अलीपुर में तो ये गुस्सा यहां तक बढ़ गया कि पूर्व टीएमसी मंत्री के क्लब में तोड़फोड़ की गई। ये तोड़फोड़ हुई अरूप विश्वास के क्लब में अरूप के भाई की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि लोगों का गुस्सा भड़क गया। पहले क्लब के बाहर लोग जमा हुए और फिर ताले तोड़कर बिल्डिंग में एंट्री की। बंगाल में ऐसी तस्वीरें लगभग हर दिन देखने को मिल रही हैं। खास बात यह है कि अब तो खुद टीएमसी के नेता मानने लगे हैं कि कैसे कटमनी के नाम पर वसूली की जाती थी। आप टीएमसी नेता हैं, आपका एक वीडियो वायरल हुआ। जी सर। क्या सच्चाई है माधव उसकी? जो वीडियो में जो दिखाया गया है, मैं पैसा लौटा रहा हूँ, ये बात तो सच है, लेकिन वीडियो में यही नहीं दिखाया गया है, नहीं बोला गया है कि पैसा ये जो लौटा रहा है ये डिसाइड कब किया है। अगर मैं इलेक्शन हारने का बाद अगर ये डिसीजन लूँ कि मैं पैसा मेरे को लौटाना पड़ेगा तो मैं गलत हूँ, लेकिन ये डिसीजन अगर मैं पहले ही ले लिया तो इसमें मेरे क्या बुराई है। पश्चिम बंगाल की हवा बदल चुकी है। कटमनी, भ्रष्टाचार और अपराध करने वालों का शुभेंदु सरकार हिसाब कर रही है। जो पब्लिक पहले डर के चलते बाहर नहीं निकलती थी, अब वो भी खुलकर सड़क पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात बिहार की, जहां खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान पर कानूनी शिकंजा कस रहा है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार है। उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन ना फैजल खान रीचेबल है, ना ही उनका फोन। फैजल खान पर शनि भारी, सरेंडर या गिरफ्तारी। 2 गार्ड अंदर, अब फैजल खान का नंबर। साजिश के शिकार या खुद फंसे फैजल खान। पटना में कोचिंग के बाहर मारपीट और बवाल का मामला 4 दिन में 360 डिग्री घूम गया। जो फैजल खान पहले खुद को पीड़ित बता रहे थे, अब उन्हीं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही, क्योंकि पटना के कदम कुआं थाने में उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है, जिसके बाद फैजल खान फरार है। ना पुलिस के सामने आ रहे हैं और ना मोबाइल ऑन है। आज सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि गिरफ्तारी के डर से फैजल खान कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए कोर्ट के हर एंट्री और एग्जिट गेट पर पुलिस सादे कपड़ों में तैनात है, ताकि उनके सरेंडर से पहले उन्हें पकड़ लिया जाए। दोपहर तक फैजल खान तो सामने नहीं आए, मगर उनके वकील ने आरोप लगाया कि फैजल खान को फंसाया जा रहा है, वो सरेंडर नहीं करेंगे। कोर्ट में अग्रिम बेल पिटीशन दायर की जाएगी। तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और एफआईआर में लिख देने से कोई एविडेंस नहीं होता। कोर्ट पहुंचेंगे खान सर? नहीं, अब वो तो अपना बेल वगैरह फाइल करेंगे, एंटीसिपेटरी ही बेल फाइल करेंगे। इस बीच पटना में खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बाहर भी दिन भर तनाव बना रहा। एक तरफ हजारों छात्रों का जमावड़ा तो दूसरी तरफ पुलिस फोर्स का पहरा।
उसका झूठा आरोप पकड़ा गया, जो रोशन सर पे लगाया था गोली चलने को, बोला था हम अपना आंख से देखे हैं। वहाँ पे खान सर जो है, जो 9 बजे के बाद कैंपस पे नहीं रहता है। फिर जाके बदल गए अपने बयान से, खुद गोली चलवाते हैं, खुद रोशन सर। फरार क्यों चल रहा है? फरार चलेंगे, पकड़ा जाएंगे, डर किसको नहीं होता है? कितना भी बड़ा भी आप हो जाएगा, पकड़ाने का नहीं, कानून सबके लिए समान। निष्पक्ष नहीं है पुलिस। अगर निष्पक्ष होती पुलिस तो खान सर को अब तक गिरफ्तारी हो चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक। जीएस के खान सर है, उनका भी नाम, उनका जो संकल्प है क्या, नाममात्र फीस में अच्छी शिक्षा देना और स्वास्थ्य भी, यानी कि हॉस्पिटल भी अच्छे खोले हैं। बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसे साजिश करने और मंसूबे बांधने के अलावा कुछ नहीं आता। भारत के खिलाफ आतंकी प्लान तैयार करने वाला मुनीर अब अपने आतंकियों को राजनीति का सफेद चूल्हा पहनाने की फिराक में है। मुनीर ने गिलगित में हाफिज की बैकडोर से एंट्री की स्क्रिप्ट तैयार की और इसके लिए पाकिस्तान की हाइब्रिड सरकार इलेक्शन को हथियार बना रही है। पीओके में चुनाव, मुनीर का नापाक दांव, आतंक की नई चाल, पाक होगा बदहाल। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार खुद को जमहूरियत का आईना मानती है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसीहा मानती है, लेकिन चलती मुनीर और फौज की बैसाखियों पर है। अब पाकिस्तान की वही शरीफ सरकार आतंकियों का चोला बदलने के लिए बड़ी साजिश पर उतर आई है। पाकिस्तान 7 जून को गिलगित बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव करवा रहा है। ये तथाकथित आम चुनाव पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में कराए जा रहे हैं। ये वो इलाका है जिस पर हक जताने के लिए पाकिस्तान ने 2009 में विधानसभा का ऐलान किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पीओके में पाकिस्तान की ये साजिश आतंक के चेहरों को राजनीति का चोला ओढ़ाने की है। पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल मुनीर की इस आतंकी साजिश के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले जिन्नालैंड की इस हरकत पर भारत ने कैसे पाकिस्तान सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया, वो देखिए। भारत की तरफ से बयान जारी करते हुए पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया कि भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा 7 जून 2026 को तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा के लिए चुनाव कराने की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ये चुनाव उन भारतीय क्षेत्रों में कराए जा रहे हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध और जबरन कब्जा किया है। भारत सरकार ने अपने लंबे समय से जारी रुख को दोहराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है। भारत सरकार ने आगे जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की ऐसी गतिविधियां उन गंभीर समस्याओं को नहीं छिपा सकती जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं। इनमें मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और लोगों को स्वतंत्रता से वंचित किया जाना शामिल है। दरअसल पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव की आड़ में बड़ी चाल चल रहा है। मुनीर और शहबाज की हाइब्रिड सरकार इंटरनेशनल आतंकी हाफिज सईद को पॉलिटिकल लीडर का चोला उड़ाना चाहती है। गिलगित बाल्टिस्तान में आतंकी सरकार बनाकर खून खराबा करवाना चाहती है। यहाँ तक कि आतंकी हाफिज सईद को गिलगित का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इन दावों को ये तस्वीरें भी उजागर करती हैं। ये आतंकी हाफिज सईद की सियासी पार्टी का प्रवक्ता नदीम अवान है, जो गिलगित बाल्टिस्तान में सियासी लबादा ओढ़कर हाफिज सईद के नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। दरअसल पीओके और गिलगित में मुनीर के इशारे पर आतंकी हाफिज की पार्टी PMML भी चुनाव लड़ रही है और हाफिज की पार्टी के उम्मीदवार भी आतंकी ही हैं। दावा है कि गिलगित के 24 हलकों में हाफिज ने ज्यादातर सीटों पर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। आतंकी हाफिज सईद गिलगित में PMML के बैनर तले चुनाव लड़ रहा है। इससे पहले 2024 में 500 आतंकियों को हाफिज ने मैदान में उतारा था। पीओके और गिलगित में मुनीर आतंकी हाफिज सईद की पार्टी से खड़े आतंकियों को चुनाव जिताने के लिए फौज से लेकर पंजाब पुलिस तक की ड्यूटी लगा रखी है। लेकिन गिलगित के लोगों ने मुनीर की नापाक चाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गिलगित के ऊपर से पाकिस्तान और मुनीर की फौज की पकड़ झीली पड़ गई। पीओके और गिलगित के लोग अब बागी हो गए हैं। कुल मिलाकर दुनिया के आगे पाकिस्तानी जनरल मुनीर एक बार फिर बेनकाब हो गया है। मुनीर और आतंकियों के बीच रिश्ता कितना गहरा है, ये खुलकर सामने आ चुका है। मगर गिलगित में आतंकी चाहे कितनी भी साजिश कर ले, हिंदुस्तान उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम दिखाते हैं। दरअसल जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब से मुनीर और शहबाज शरीफ का एक अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। ट्रंप ने पाकिस्तान की जोड़ी को अपना मेल मैन यानी डाकिया बना लिया और एक बार फिर अमेरिका ने मुनीर और शहबाज की तारीफ में कसीदे पढ़े। इतिहास गवाह है कि जब तक पाकिस्तान के जनरलों ने अमेरिका के आगे सर झुकाया, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। ट्रंप का बिजनेस प्लान, बिक जाएगा पाकिस्तान। फील्ड मार्शल की गुलामी जिन्नालैंड में इतिहास दोहराएगी। दुनिया में बेइज्जती का दूसरा नाम बन चुका है पाकिस्तान। 80 साल का होने जा रहा मुल्क हर बार अपनी कारगुजारियों से दुनिया में बदनाम होता रहा है, लेकिन इसकी अक्ल अभी तक ठिकाने नहीं आई।
और थाली का बैंगन बना पाकिस्तान वक्त वक्त पर अपने आका बदलता रहता है। पाकिस्तान की गुलामी और जी हुजूरी वाली मानसिकता को अमेरिका ने अपना बड़ा हथियार बना रखा है और अब एक बार फिर ट्रंप पाकिस्तान के आगे तारीफों का दाना डालकर मुल्ला मुनीर और शहबाज को अपना बताकर पूरे मुल्क को अपने कंट्रोल में लेने का प्लान बना चुके हैं। अमेरिकी राजदूत के मुंह से निकले ये अल्फाज हकीकत की कसौटी पर कितने सच साबित होंगे ये तो दुनिया जानती ही है। लेकिन सवाल है कि आखिर अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को अपना करीबी क्यों बताता है? ईरान के साथ जंग में पाकिस्तान की भागीदारी क्यों बताता है? शहबाज और मुनीर को अपने दरबार में बार बार क्यों घुसने देता है? तो इसके पीछे ट्रंप की वो चाल है जिसके जरिए वो पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं। ईरान के साथ जंग में अमेरिका की पाकिस्तान पर मेहरबानी और तवज्जो की असली वजह भी समझिए। दरअसल इस पूरे तमाशे की पहली वजह है पाकिस्तान में चीन के CPEC प्रोजेक्ट को रोका जा सके। दूसरी वजह ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हो। तीसरी वजह अफगानिस्तान पर फिर से US का दबदबा बढ़ाया जा सके। यानी फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर भी अपने मुल्क में बर्बादी और बेइज्जती के भूतकाल को दोहरा रहा है। इतिहास गवाह है कि अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ जैसे जनरलों की अमेरिका से दोस्ती ने पाकिस्तान को किस तरह हर मोर्चे पर जिल्लत दी है। अयूब खान के वक्त 1950 के दशक में पाकिस्तान ने अमेरिका से दोस्ती करके भारत के खिलाफ मजबूत होना चाहा। 1954 में म्यूचुअल डिफेंस असेसमेंट एग्रीमेंट साइन किया, सेटो और सेंटो में शामिल हुआ, लेकिन नतीजा ये हुआ कि अमेरिका से दोस्ती ने पाकिस्तान की विदेश नीति की आजादी छीन ली। सोवियत यूनियन और अरब देश दुश्मन बन गए। पाकिस्तान क्लाइंट स्टेट बन गया, ना तो सुरक्षा मिली और ना ही सम्मान मिला। फिर आया जियाउल हक का दौर जिसमें 1979 में सोवियत ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को मुजाहिदीन का बैकबोन बनाया। 1980 के दशक में $3 बिलियन से ज्यादा की एड मिली। जिया ने इसे जिहाद का नाम दिया और ISI ने अमेरिकी पैसे से हथियार और ट्रेनिंग दी। लेकिन 1989 में सोवियत का पतन हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया। अमेरिका से जिया की दोस्ती ने पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस प्लेस बना दिया। आतंकवाद की संस्कृति घर में घुस गई और अब वही तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ TTP बनकर लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ दिया। 2001 से 2013 तक अमेरिका ने 20 से 26 बिलियन डॉलर दिए, लेकिन ज्यादातर पैसा इंडिया फोकस्ड मिलिट्री पर खर्च हुआ। मुशर्रफ की दोस्ती ने पाकिस्तान को आतंक का गढ़ बना दिया। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से निकलने का प्लान बनाया तो पाकिस्तान को गैर भरोसेमंद साथी बता दिया और मुशर्रफ के बाद भी पाकिस्तान को सैंक्शंस का सामना करना पड़ा। और अब एक बार फिर मुनीर के दौर में पाकिस्तान तबाही की नई पटकथा लिख रहा है। दुनिया जानती है कि ट्रंप प्रेसिडेंट से पहले एक बिजनेसमैन है और जैसे ही ट्रंप का मामला सेट होगा वो पाकिस्तान को इस्तेमाल हुए टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देंगे और आवाम सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर पाएगी।